गुड इवनिंग। तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः, जिसका नाम है ऐसे एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए ग्रामर का जो पोर्शन है, प्रीपोजिशंस, मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, या फिर बैंकिंग, या फिर रेलवे, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको इंग्लिश की ये जो प्रीपोजिशंस के जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक्स बताने वाला हूँ, ये काफ़ी उपयोगी आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे फ्यूचर में भी देखने को मिले। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रीपोजिशंस से रिलेटेड हमारी जो बातें हैं, तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशंस को यदि हमने कंपेयर करना सीख लिया तो हम एग्ज़ाम में कभी भी गलत प्रीपोजिशन का यूज़ कर ही नहीं सकते। तो हम कुछ पेयर्स ऐसे देखेंगे जहाँ पर प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज़ हमको पता चले, है ना। तो देख लेते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी सेंटेंस में आने वाले एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में आने वाले किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक का रिलेशन टेबल से है ना। द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक का जो रिलेशन है वो टेबल से बताने वाला जो शब्द है ना, कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो बुक का रिलेशन टेबल से बताने वाला जो वर्ड है वो है ऑन। तो ऑन जो है ना, टेबल के ऊपर है, मतलब कि बुक का रिलेशन टेबल के ऊपर है, टेबल टेबल से है। तो ये बताने वाला जो वर्ड है वो है ऑन। तो ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ये। हर प्रीपोजिशन का पर्पस अलग अलग होता है। कोई प्रीपोजिशन प्लेस को शो करता है, कोई प्रीपोजिशन टाइम को शो करता है। इस तरीके से काफ़ी सारे तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए टाइम की बात करें तो ही कैम एट 9 o'clock। तो यहाँ पर उसका आने का संबंध है इस वॉच से, है ना। तो यहाँ पर जो ये दो नाउन्स हैं वो एक तो क्लॉक है और एक, है ना, ये प्रोनाउन जो है ही है। तो यहाँ पर समय बताने वाला जो प्रीपोजिशन है वो है एट, है ना। तो इस टाइप का जो प्रीपोजिशन है। अब बेसिकली हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रीपोजिशंस देखने हैं वो ये देखने हैं कि कंपैरिजन कैसे होते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है बिटवीन और अमोंग के बीच में। बिटवीन, अमोंग। इसमें एक और होता है अमोंगस्ट। ठीक है, तो ये तीन शब्द हैं, बिटवीन, अमोंग एंड अमोंगस्ट। तो बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि यदि ये तीनों शब्द एक साथ आ गए तो बिटवीन इन दोनों से डिफरेंट है ना। इन दोनों से डिफरेंट है बिटवीन। बिटवीन का यूज सिर्फ दो लोगों के बीच का डिफरेंस बताता है ना। बिटवीन का यूज ओनली फॉर टू। और अमोंग एंड अमोंगस्ट का जो यूज है मोर देन टू के लिए होता है। यदि सिर्फ दो लोगों के बीच का अंतर बताना हो तो बिटवीन का यूज करेंगे। दो लोगों से ज्यादा के बीच का डिफरेंस बताना हो तो अमंग या अमंगस्ट में से किसी एक का यूज करेंगे। तो बात यह है कि अमंग और अमंगस्ट फिर अलग अलग क्यों हैं? तो बेसिकली यदि देखा जाए तो एक शॉर्ट प्रिंसिपल ये भी है कि अमंग का यूज होने के बाद जो वर्ड आता है वो एक कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, और अमंगस्ट का यूज होने के बाद जो वर्ड आता है वो एक वोवेल से होता है ना। मतलब यदि यदि सीधी सिर्फ इन दोनों में बात करें हम,
तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवेल का भी एक डिफरेंस हम मान सकते हैं। सपोज करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट these टॉफीज, यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। इन तीनों वर्ड्स में से आपको बताना है कि सही वर्ड क्या आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ राम एंड श्याम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे राम एंड श्याम के बीच में बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं ना। जब हम सिर्फ दो लोगों के बीच में बात करते हैं तो उस केस में इन तीनों में से सही वर्ड कौन सा है, वो है बिटवीन, क्योंकि दो लोगों के लिए बिटवीन का यूज होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओनली फॉर टू, है ना, ओनली फॉर टू यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा बिटवीन। ठीक है। अब अगली बात जो है, यदि हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करें हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट these टॉफीज ये कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज डैश अस। मतलब अब हम सबके बीच में टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम सब में मोर देन टू आ ही जाएंगे, है ना। ऐसे मतलब एक प्लूरल है और मोर देन टू के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज डैश अस, तो यहाँ पर अस का जो यू है ये एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस केस में ल्यूसेंट की बुक खुद आपसे कहती है कि इस केस में जो, देखिए बिटवीन का तो यूज़ नहीं होगा, अमोंग और अमोंगस्ट में से किसी एक का यूज़ होगा, है ना। तो अमोंगस्ट का यूज़ प्रॉपर है, क्योंकि अमोंगस्ट के यूज़ के बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा वो वोवेल से स्टार्ट होगा। तो वो यू जो है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि AEIOU। तो इस केस में जो हमारा जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, अमोंगस्ट। ठीक है, जो प्रीपोजिशन है वो अमोंगस्ट का यूज़ हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर मान लीजिए अस की जगह ऐसा लिखा होता, अमोंगस्ट ऑल ऑफ अस, तो यदि ऑल ऑफ अस लिखा रहेगा, इस अस की प्लेस पे यदि ऑल ऑफ अस लिखा रहेगा, तो उस केस में जो यूज होगा वो होगा अमोंग का। अभी भी अमोंगस्ट का यूज होगा, है ना, अमोंगस्ट का यूज होगा, क्योंकि ऑल का ए भी क्या जो है वॉवेल है ना। यहाँ पर भी वॉवेल आ गया। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। मान लीजिए जैसे यदि हमने इस सेंटेंस को ऐसा लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश देम। तो ये उन सब के बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर देम का जो टी है, देम का जो टी है वो टी स्टार्ट हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU। तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट में से बिटवीन का यूज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओनली फॉर टू है। तो यहाँ पर मोर देन टू है, तो यहाँ पर हमको सही वर्ड जो यूज़ हम करेंगे वो होगा अमोंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए कि अमोंगस्ट किसी सेंटेंस में नहीं है, तो अमोंगस्ट किसी सेंटेंस में नहीं है, तो फिर उस केस में वॉवेल के लिए भी हम अमोंग का यूज़ कर सकते हैं। पर यदि आप लोगों को यदि अमोंग और अमोंगस्ट दोनों दे रखा है, तो फिर उस केस में वॉवेल के लिए अमोंगस्ट का यूज़ करेंगे और कंसोनेंट के लिए अमोंग का यूज़ करेंगे, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। चलिए, तो अगला जो पेयर है वो पेयर के बारे में हम फिर आगे बात करते हैं। तो वो जो पेयर है ना, उस पेयर को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग जब जितने बार चाहें इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो, है ना। तो सेकंड जो पेयर है वो है ऑन, एट, ओवर, अबोव। अब ये 4 शब्द आपके सामने हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, है ना। ऑन, एट, ओवर, अबोव।
और एक और इसमें हम ऐड कर लेते हैं अप। तो सभी का मतलब सेम होता है ना। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट, तो सभी का मतलब होता है बीच में। इसी टाइप से ऑन, एट, ऑन का मतलब भी पर, एट का मतलब भी पर, ओवर का मतलब ऊपर, अबोव का मतलब ऊपर, अप का मतलब ऊपर, इसका मतलब पर, इसका मतलब भी पर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई चीज़ दीवार पर लटकी हुई है ना, या कोई कैलेंडर जैसे दीवार पर लटका होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो है एट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को पॉइंट करते हैं कि दीवार पर वो कैलेंडर लटका हुआ है ना। तो हम लिख सकते हैं कि द कैलेंडर इज एट द वॉल। लटकी हुई चीज़ों के लिए एट का यूज़ करेंगे, द कैलेंडर इज एट द वॉल, क्योंकि हम उस घड़ी की तरफ इशारा करेंगे लटकी हुई होगी तो, है ना। तो लटकी हुई चीज़ों के लिए हम जनरली एट का यूज़ करते हैं ऑन के कंपैरिजन में, है ना। अब दूसरी चीज़ यदि हम देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना। कोई चीज़ कहीं पे रखी हुई है, ऊपर रखी है, तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर डायरेक्ट वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑन का यूज़ हो गया, ठीक है। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जो जस्ट ऊपर रखी है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से ऊपर रखी हुई है। तो थोड़ी से ऊपर कोई चीज़ रखी है, तो वहाँ पर हमको ऑन का यूज़ करना है। फिर अगला जो पार्ट है, अब आप कहेंगे कि सर ये ओवर का क्या है, तो ओवर भी ऊपर ही होता है, पर ऊपर की एक लिमिट है। जैसे मान लीजिए हमारे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है ना, तो द फैन इज मूविंग ओवर। अब क्या हो जाएगा, ओवर, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ये सीधी सी बात ये है कि ये पांचों शब्द का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इन दिस केस की यहाँ पर जो है डिस्टेंस मायने रखती है ना। जैसे फैन जो है मेरे सर के जस्ट ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर है। और यदि डिस्टेंस और ज़्यादा ऊपर है, जैसे एकदम ही ऊपर है, तो हम उस केस में बोल सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे मान लीजिए बादल के लिए भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं कि द क्लाउड इज़ मूविंग ओवर माई हेड, है ना, एन एरोप्लेन इज़ मूविंग ओवर माई हेड। तो यदि हम उससे भी ऊपर की बात करें, है ना, तो द स्टार्स आर अबोव ऑल ऑफ अस। ठीक है, यदि हम हाइट के सेंस में बात करें, तो अबोव अबोव जो होता है इसकी लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिट के ऊपर है ये। तो इस केस में हम लोग अबोव का यूज़ करते हैं। एरोप्लेन के लिए हम ओवर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि हमारे सिर के ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा है ना। तो वो सेंटेंस यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे एन एरोप्लेन इज मूविंग ओवर, ठीक है, माई हेड, ओवर माई हेड। तो सिर के ऊपर से यदि एरोप्लेन गुजर रहा है, तो उस केस में हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। अब जो है एक सेंटेंस और हम ले सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए अप। तो अप का यूज़ कभी भी अकेले नहीं होगा, है ना। अप का यूज़ जो होगा अकेले में नहीं होगा। अब जनरली एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ होता है, जो किसी वर्ब की लिमिट को शो करता है। जैसे माई वॉइस कैन नॉट बी हियर्ड अप आउटसाइड दिस रूम। माई वॉइस कैन नॉट बी हर्ड अप, है ना। आउटसाइड द रूम लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, या फिर, है ना, या लिख दो, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, आउटसाइड दिस रूम। तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो माई वॉइस कैन नॉट बी हियर्ड अप आउटसाइड द रूम, तो ये किसी वर्ब के साथ उसकी लिमिट को बता रहा है कि इस रूम के बाहर मेरी आवाज़
नहीं जा सकती है, इस रूम के ऊपर मेरी आवाज़ नहीं जा सकती है। तो इन सब जो प्रीपोजिशंस हैं आप इनका प्रॉपर यूज़ देखें और सही प्रीपोजिशंस एग्ज़ाम को में यूज़ कर पाएँ, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पेयर है वो है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंडर, अंडरनीथ, फिर बेलो, अंडरनीथ बेलो, है ना? तीनों शब्दों का मतलब जो है वो होता है के नीचे। तीनों ही शब्दों का मतलब होता है के नीचे। तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली यदि तीनों शब्दों का मतलब होता है के नीचे, तो तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अंडर का यूज़ तब होगा जब डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अंडरनेथ का यूज़ तब होगा, है ना? ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अंडर का यूज़ कब होगा जब डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अंडरनेथ का यूज़ कब होगा जब जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बिल्कुल माइनर होगी। जैसे कि मान लीजिए तकिए के नीचे धूल है ना? तो अंडरनीथ का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और बेलो का मतलब भी नीचे होता है, पर बेलो का मतलब नीचे होता है तो इसका जो यूज़ होता है ना? एक और इसके साथ एक और प्रिपोजिशन है वो भी बताता हूँ मैं। तो जनरली हम जो कोई सेंटेंस वगैरह लिखते हैं तो उस केस में इसका यूज़ होता है ना? अब इसमें एक और है बीनीथ। तो बीनीथ कोई नेचुरल चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ के नीचे कुछ रखा हुआ है ना? पेड़ के नीचे यदि कोई डॉग सो रहा है तो वहाँ पर बीनीथ का यूज़ कर सकते हैं। समुद्र के नीचे कोयले की खदानें हैं, वहाँ पर हम बीनीथ का यूज़ कर सकते हैं, है ना? के नीचे। तो चलिए हम लोग सेंटेंस वापस एक बार देख लेते हैं। द डस्टबिन इज डैश द टेबल। अब जो डस्टबिन है वो टेबल के नीचे है, तो अंडर, अंडरनीथ, बेलो, बीनीथ, जस्ट नीचे नहीं है, चिपकी हुई नहीं है, डस्टबिन टेबल से चिपकी हुई नहीं है, कुछ नीचे है ना? तो उस केस में हम लोग अब देख ही रहे हैं कि अंडर एक प्रॉपर वर्ड है। इन चारों का कंपैरिजन करें तो ये ही सबसे अच्छा है, ठीक है। अब यदि हम दूसरी बात करें, कोई कोई डस्टबिन नेचुरल मतलब किसी ने कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं, या कोई टेबल नेचुरल चीज़ नहीं है जो किसी प्रकृति में बना है, ऐसा तो नहीं है ना? टेबल इंसान ने बनाया है, डस्टबिन भी इंसान ने बनाई है, तो हम लोगों को अंडर का ही यूज़ करना पड़ेगा। अगला, अ डॉग इज सिटिंग देखिए डॉग जो है, डॉग भगवान ने बनाया है ना? और ट्री भी भगवान की ही देन है। मतलब ये दोनों देखा जाए तो नेचुरल है, डॉग और ट्री दोनों ही नेचुरल है। डॉग को किसी इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है? तो यदि यहाँ पर ये डॉग डॉग को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ट्री को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इस केस में दोनों ही नेचुरल चीज़ हैं। यहाँ पर ये भी नेचुरल चीज़ है, यहाँ पर ये भी नेचुरल चीज़ है। तो इस केस में हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा? बीनीथ, है ना? जब दोनों नेचुरल चीज़ हों। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ इन चारों का कंपैरिजन है। यदि चारों ऑप्शन एक साथ आएँ तब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये वाला है, ठीक है? कहने का मतलब ये है। अदरवाइज़ आप लोगों को अंडर का यूज़ कर सकते हैं, पर जब 4 ऑप्शन आए तो फिर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन उसमें यही होगा, थर्ड। अब हम बात करें अंडरनीथ की, हाँ, तो द कशियन, कशियन या कुशन जिसको हम बोलते हैं तकिया, है ना? कुशन मतलब क्या है? तकिया। द कशियन, सॉरी यहाँ पर हम कशियन की जगह ऐसा लिख लेते हैं सेंटेंस को, द डस्ट पार्टिकल्स इज डैश द शियन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या डस्ट पार्टिकल्स इज डैश द कशियन। तो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स जो है कशियन मतलब तकिए के नीचे हैं, तो तकिए के नीचे हैं तो तकिए के कितना नीचे होगा डस्ट, है ना? जस्ट चिपका हुआ ही होगा जिसको हम झटकते हैं। तो जस्ट यदि कोई चीज़ चिपकी हुई है तो उस केस में क्या का यूज़ होगा? अंडरनीथ का, है ना?
जस्ट नीचे, है ना, अंडरनीथ मतलब जस्ट नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं। बेलो का यूज़ इंग्लिश के सेंटेंसेस में होता है ना, है बेलो मतलब नीचे। रीड द सेंटेंस गिवन बेलो, है ना, जैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है जैसे लिख दिया, रीड द सेंटेंसेस गिवन बेलो। जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है, तो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो है ना, एप्लीकेटिव यूज़ है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज क्रिएट करती है ना। फिर आप वीडियो को वापस बैक कर करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगला, ठीक है, तो अगला जो है वो है, क्या है अगला, हाँ, तो अगला जो प्रीपोजिशन है ना, जो दो का कंपैरिजन है, तो वो है राउंड एंड अराउंड, है ना। वैसे तो ये काफ़ी सिंपल है ना, पर एक छोटी सी चीज़ ये है कि जैसे नाम से स्पष्ट है कि राउंड मतलब किसी गोल चक्कर में, है ना। जैसे मान लीजिए सर्कुलर राउंड है, तो उस केस में हम लोगों को राउंड का यूज़ करना है। ठीक है, सर्कुलर राउंड है तो उस केस में हम लोगों को राउंड का यूज़ करना है कि हमारे कुछ लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं, है ना। मतलब जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और अराउंड मतलब कि चारों तरफ खड़े हुए हैं, तो चारों तरफ, और इसका मतलब है चारों तरफ घूमना, है ना, चारों तरफ घूमना। ठीक है, दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो बेसिकली जो राउंड है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे राउंड की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, राउंड की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, गोल चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यदि आप दूसरे की बात करें, यदि अराउंड की बात करें, है ना, यदि हम अराउंड की बात करें तो अराउंड के केस में क्या होगा कि सम पीपल आर गैदर्ड अराउंड मी। तो कुछ लोग मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरे चक्कर लगा रहे हैं या मुझे घूम रहे हैं, मतलब मेरे आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपोजिशंस बताए थे। ठीक है, तो ये प्रिपोजिशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपके काम में आने वाले हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश में प्रिपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।